अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि कप्तान की वापसी हुई है। मिन्नतें करके जिस कप्तान को गिराया गया था उसे दोबारा से वापस लाया गया है। साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे लोग और पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त किस्म के साफी, तगड़े साफी, उन सब का बार बार अगर आप उनसे मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब वो ये क्लियर नहीं कर रहे कि चूहा जिंदा था या मरा हुआ था, या फिर खोद कर कौन सा सप निकालना था। सप तो नहीं निकला, लेकिन वहां से चूहा निकला है। क्योंकि जो जिंदा चूहा होता है वो फिर भी आगे पीछे भागता है, को रोला डालता है, को आवाजें निकालता है। तो ये जो चूहे की बातचीत कर रहे हैं, ये जिंदा है या मुर्दा है, ये वो नहीं बता रहे। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है, ये भी आपको बताते हैं। साथ साथ मतीउल्ला जान साहब और हसनात मलिक साहब प्रोमिनेंट दोनों जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग में उस्ताद समझे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अदालतों के मामला और बहुत सारे कानूनी मामला को यानी बड़ी बारीक बिने से देखते हैं, और बड़ा जबरदस्त इनका तगड़ा तजिया हुआ है मौजूदा हालात के ऊपर। उसके कुछ अहम तरीन चीजें आपके सामने रखेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक रेजिस्टेंस बाकायदा से शुरू होगी। एक तरफ तहरीक इंसाफ का सुनामी टकराने वाला है पेशावर में, पेशावर से आगाज कर गई है तहरीक इंसाफ, अवाम का जमे गफीर निकलना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ 300 वकला वकील, बड़ा गैरतमंद पाकिस्तान का जो वकला का तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और उन्होंने कहा जनाब शेम ऑन इंक्वायरी कमीशन। ये जो इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया है, ढकोसला ड्रामा शुरू करवाया गया है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर इसकी नेमिंग और शेमिंग है बाकायदा से वो कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट के कॉल बाकायदा से शुरू हो गई है। तो ये बात बड़ी क्लियर है, एविडेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मूथ सेलिंग चाह रहे थे कि जनाब सब कुछ बादशाहत की तरह हो जाएगा, लेकिन वो बादशाहत ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उस तरह से नहीं होगी। और ये बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बड़ी बड़ी एक्सटेंशन शायद इतनी आसानी से नहीं होंगी। और एक बड़ी एक्सटेंशन जो जिसके हवाले से ARY न्यूज भी रिपोर्ट पर कादिफ ईसा साहब के हवाले से, तो ये जो एक लार्जर प्लान है ये भी मुश्किल नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि अब रिएक्शन बाकायदा से आना शुरू हो गया है। एक तो जो बड़े कप्तान की वापसी हुई है, यानी एक कप्तान जो किसी को पसंद नहीं आया, एक कप्तान जिसके खिलाफ धड़े बनाए गए, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ जत्थे टीम के अंदर बनाए गए, एक कप्तान जिसको चलने नहीं दिया गया, एक कप्तान जिसकी जाती चैट, व्हाट्सएप चैट बाकायदा से लीक की गई, एक कप्तान जिसके बारे में एक नोटोरियस किस्म का प्रोपेगेंडा टेलीविजन के ऊपर बैठकर किया गया, और उस कप्तान को साइडलाइन कर दिया गया। वो खामोश हुआ, वो चुपके से वापस चला गया। उसके बाद टीम को तकसीम कर दिया, आधी टीम इसके हवाले कर दी गई, आधी टीम उसके हवाले कर दी गई। ये भी आया, वो भी आया, तकरीरें की, स्पीचेस की, और धड़ों पर धड़े बनते गए, और फिर एक कप्तान दूसरा कप्तान बनते गए, लेकिन टीम मजीद कोलैप्स कर गई। रद्द-ए-अमल भी आया, लेकिन उसके बाद फाइनली मिन्नतें करके उसी कप्तान को दोबारा से वापस लाना पड़ा, और कप्तानी का ताज उसके असर पर दोबारा से सजा दिया गया है। मैं बात किसी कैदी की नहीं कर रहा, मैं बात बाबर आजम साहब की कर रहा हूं। बाबर आजम को दोबारा से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। चूंकि पाकिस्तान को जीतना है, चूंकि मुल्क को जीतना था, इसलिए कप्तान को वापस लाना जरूरी था। इसलिए उसी कप्तान को वापस लाना जरूरी था जिसे बेइज्जत करके अनसेरेमोनियसली उसे गिराया गया था। उसे बिल्कुल एक नोटोरियस किस्म की कैंपेन उसके खिलाफ की गई थी। उस कप्तान को दोबारा से वापस लाकर कप्तानी उसी के हवाले कर दी गई है। चूंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी आ रहा है T20 का, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, लिहाजा अगर पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, अगर पाकिस्तान ने जीतना है, तो उसके लिए उस गिराए हुए कप्तान को, जिसे गिराया गया था, उसे दोबारा से वापस लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इस चीज को महसूस किया गया है कि अब ज्यादा देर उस कप्तान के बगैर नहीं चल सकते। लेट्स सी के पॉलिटिकल मामलात में क्या होता है, लेकिन ये चीज हमने अपनी आंखों के सामने ये हालिया कुछ महीनों में होते हुए देखी है। अब जो साथ दो कप्तान बनाए गए थे, जो धड़े बनाए गए थे, शाहीन अफरीदी का, जिसके लिए शाहिद खान अफरीदी साहब ने लॉबिंग की और बाकायदे से उन्हें लाया गया वहां पर, और शान मसूद साहब नो डाउट ब्रिलियंट जेंटलमैन, लेकिन वो कोलैप्स कर गए, यानी वो नहीं कर सके जो रिजल्ट हासिल करने की कोशिश की गई थी। पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत सारे नए कप्तान लाए गए, बहुत सारी नई टीमें बनाई गई, बहुत सारे नए जत्थे बनाए गए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनके कैरियर ही खत्म हो गए। जहांगीर खान तरीन किंग मेकर नजर ही नहीं आया। परवेज खटक, जिन्होंने कहा कि ना खबर पख्तूनख्वा को मैंने 4 चांद लगाए हैं, खटक बिल्कुल, यानी आज तक किसी मीडिया में, कोई अखबार में, यानी अपनी फेसबुक की डीपी भी उन्होंने चेंज नहीं की है। तो इतनी ज्यादा जिल्लत उनका मुकद्दर बनी है। अब साथ साथ एक और खबर है, और वो ये है कि पेशावर के अंदर जाहिर है तहरीक इंसाफ टकराने वाली है। पेशावर से तहरीक इंसाफ अपनी रेजिस्टेंट मूवमेंट का बाकायदा से आगाज कर रही है, और ये इमरान खान की रिहाई के हवाले से, ये पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ स्टैंड करने के हवाले से, पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ खड़े होने के हवाले से। साथ साथ जो 300 वकला, अब ये बड़ा जबरदस्त इक़दाम है, और ये एक आगाज हो गया है, ये बड़ा ब्रिलियंट आगाज है। यानी ये ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी मुआशरे ने फौरी तौर पर रिएक्शन दिया हो, ये चीजें एब्जॉर्व की गई, देखा गया, मॉनिटर किया गया, और उसके बाद जाकर अब रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी वो बबल नहीं था कि एकदम से बुलबुला ऊपर आया और फट गया, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल क्रिएट हो रहा है। ये कुकर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो जो माहौल है वो बनना शुरू हो गया है, और ये लावा फटेगा। हसनात मलिक साहब ने ट्वीट किया है कि मोर देन 300 लॉयर्स इंक्लूडिंग एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी, जिन्हें कमीशन का सरबराह बनाया गया है, उनके बेटे ने भी have issued a public statement against the government inquiry probing 6 Islamabad High Court judges letter regarding the interference of agencies in judicial functions. मलिक साहब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 300 वकला ने, और ये बाकायदा डॉक्यूमेंट नीचे लगे हुए हैं कि 300 वकला ने दस्तखत कर दिए हैं कि जनाब ये जो इंक्वायरी कमीशन है
इसे किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता, माना नहीं जा सकता। लिहाजा और ये कमीशन भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है ये चले। एक तो साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त विलॉग किया, उनका ये कहना है कि कमीशन के अंदर चले 6 जो जजेस हैं वो तो वहां पर मौजूद होंगे, जाहिर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन कमीशन क्या बुलाएगा जनाब आमिर फारूक साहब को भी, चूंकि उनका नाम भी है, और काजी फाइज ईसा साहब को भी। तो कमीशन के सामने क्या काजी फाइज ईसा साहब भी जाएंगे और आमिर फारूक साहब भी जाएंगे? चूंकि ये बड़ी कंफ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो गई है। अब काशिफ अब्बासी साहब ने ठीक कहा कि अगर आप एक दरखास्त लेकर जज के सामने जज के सामने जाकर गए कि साड़ा बंदा चुक ले आने, तो आगे से जज कहे कि कोई मसला नहीं, रात को मेरा बंदा भी चुक ले आने। तो ये चुक लेने का मंसूबा है, ये चुक लेने का जो प्लान है, ये जो चुकन चुकाई हो रही है, ये चुकन चुकाई के साथ मामला आगे चल नहीं सकते। कादी साहब तो चुकन चुकाई के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन ये पर्दा डलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मामला इसी तरह से आगे चलें। अब मैं कुछ एक अहम तरीन जो तजिया किया है मतीउल्लाह जान साहब ने और हसनात मलिक साहब ने, अब ये दोनों प्रोमिनेंट तरीन रिपोर्टर्स हैं, और इनका जो उसूली मौकफ हमेशा से रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि ताकतवर इदारों की बात आई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिम्मत ही नहीं पड़ी, गेंद हुकूमत की कोर्ट में फेंक कर अपनी जान छुड़वा ली है। हसनात मलिक साहब कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो किया, इसके बाद हुकूमत उन 6 जजेस को ठीक ठाक टारगेट करेगी। हसन मलिक साहब कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 6 जजेस की तज़हीक की है, यानी उनकी तौहीन की है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 6 जजेस को इदारों के हवाले करके मैदान छोड़कर खुद भाग गए, खुद वहां से भाग निकले। उसके बाद जनाब मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि आईबी पर इल्जाम लगा होता तो अभी तक उन जिम्मेदारान को हथकड़ियां लगाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा चुका होता, इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन माजी में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले पहलवानों के यहां पर जल रहे हैं। अब ये माजी में कौन था जो बड़ा बड़ा पहलवान था, भड़के मार रहा था, अपने डोले शोले दिखा रहा था, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब के मुताबिक अब उसके बाकायदा से पर जल रहे हैं। उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जो कुछ काजी फाइज ने किया है, इसके बाद हुकूमत बहुत रिलैक्स है, यानी काजी फाइज साहब ने हुकूमत को सेटिस्फाइड और रिलैक्स कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीटली रिलैक्स है हुकूमत। हसनात मलिक साहब कहते हैं अपनी बार जायज तनकीद पर साफियों को नोटिस करने वाले काजी फाइज ईसा अब 6 जजेस के खिलाफ नाजायज मुहिम पर 100 मोटो नोटिस क्यों नहीं ले रहे? यानी अब 6 जजेस को बिल्कुल तिक्का बोटी बना दिया गया है नून लीग के और मुख्तलिफ साफियों और सोशल मीडिया सेल की जानिब से, लेकिन इसके ऊपर कोई नोटिस जारी नहीं हो रहे, इसके ऊपर किसी को नहीं बुलाया जा रहा, चूंकि एक लार्जर डिजाइन महसूस हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर जो जारी है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप होता तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ क्लियर कट मिसकॉन्डक्ट बनता था। क्लियर कट मिसकॉन्डक्ट, यानी ये बड़ा संजीदा नोयत का मामला है कि जजेस ये लिख रहे हैं कि जब हमने आमिर फारूक साहब को बताया कि हमें खुफिया इदारे प्रेशराइज कर रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हमें आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैंने खुफिया इदारों की शख्सियत से बातचीत कर दी है, लिहाजा अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। यानी इसका मतलब यह है कि जजेस जो भी लेटर या जो भी बातचीत आकर अपने चीफ जस्टिस से करते थे, आमिर फारूक साहब टेलीफोन करके खुफिया इदारों को बता देते थे। यानी कि एक हाई कोर्ट का सरबराह असल में और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक रुकन पाकिस्तान के खुफिया इदारों को डायरेक्ट टेलीफोन करके अंदर की सारी बातें, सारी चीजें बताता रहा है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं हुकूमत और अदलिया मिलकर साफियों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस सारे मामले पर बातचीत ना करें। फिर मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइजा की असलियत अब सामने आ रही है। खत लिखने वाले 6 जजेस को अपने घर पर बुलाना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मिसकॉन्डक्ट है। यानी अंदाजा लगाने कि काजी फाइज ईसा साहब ने अपने घर में उन्हें बुला लिया, और घर में बुलाकर क्या सुनना चाह रहे थे, यानी कानूनी मामला था, हाई कोर्ट के जजेस थे, लेकिन काजी फाइज साहब ने उन्हें अपने घर में बुला लिया। हसन मलिक साहब कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जानबूझकर सरेंडर किया है कि फेयर तहकीकात हुई तो इमरान खान के बयानिए को फायदा होगा। सरेंडर किया काजी फाइज ईसा ने कि अगर फेयर तहकीकात हुई तो खान को फायदा होगा, यानी चीफ जस्टिस को खान के साथ आखिर क्या मसला, ये समझ से बाहर। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 6 जजेस को डिच किया है। कुलभूषण केस में जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने आलमी अदालत इंसाफ में एडहॉक जज लगने के लिए बहुत सारी ज्यादा लॉबिंग की थी। हसनात मलिक, ये जो इंक्वायरी के सरबराह बनाए हैं, उन्होंने जो बैनुल अक़वामी अदालत है वहां पर एडहॉक जज लगने के लिए बाकायदा से लॉबिंग की थी, और जाहिर है अगर वहां पर कुलभूषण के मामले पर जा रहे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि उन्हें किसने भेजा था वहां पर। उसके बाद जनाब हसनात मलिक साहब कहते हैं सहाफी शाहिद असलम ने लिखा कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार किया जा रहा है। मतीउल्लाह जान साहब ने तबसरा किया कि इसका मतलब है कि हम जो पहाड़ खोदते रहे उसके एंड में आखिर में जो चूहा निकला, इसके एंड में आखिर में चूहा ही निकला। यानी ये समझ नहीं आई कि जनाब ये क्या मामला है, लेकिन दोबारा से पढ़ देता हूं। हसनात मलिक साहब ने कहा कि सहाफी शाहिद असलम ने लिखा कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार हो रहा है। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा
مسکراہٹ ان کے چہرے کے اوپر موجود تھی، ایک بڑی زبردست مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ہم جو پہاڑ کھودتے رہے اس کے اینڈ میں ایک چوہا نکلا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلہ چھیننے کے بعد 6 ججز کے خط کے معاملے پر جو کچھ کیا ہے انہوں نے عدلیہ کی تباہی کر دی ہے۔ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو کروڑوں روپے کی مراعات مل گئی ہیں تو انہوں نے بھی اپنا زاویہ چینج کر لیا، مخصوص اینکرز کے ساتھ بیٹھ کر انہی 6 ججز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ان میں ہمت ہے تو وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کریں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو تحقیقات کے لیے یہاں پر بلایا جائے۔ حیران کن معاملہ یہ ہے کہ جناب جو شوکت صدیقی صاحب ہیں وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر انہی ججز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب یہ میری شادیوں میں نہیں آئے، جناب ہمارے گھر میں فنکشن تھا نہیں آئے، عید والے دن سوئیاں کھانے کے لیے نہیں آئے۔ اور بھائی معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ چک لینے کا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں شادی میں روٹی کھانے کوئی نہیں آیا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔